27 मार्च को सुबह 11 बजे एक कॉल आया और वो कॉल पे कहा गया कि मैं एटीएस कंट्रोल रूम दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा। आपके ऊपर देशद्रोह और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और 40 साल के तनख्वाह से थोड़ी थोड़ी सेविंग करके वो पैसा मेरे अकाउंट में है और उसके बाद जो है रिटायरमेंट में जो पैसा मिला वो पैसा अकाउंट में आया और फिर अब पेंशन का पैसा हमारे अकाउंट में आया। इल्लीगल पैसा मेरे पास कहाँ से आया? मैंने अभी एक ठो यानी 40 साल की कमाई के बाद एक घर बनाया है। बस जो कुछ है ये है, कुछ पैसे हमारे अकाउंट में हैं। तो उसने खैर जो भी हो, लेकिन आपको लीगलाइज तो कराना पड़ेगा। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो उन्होंने एक नंबर दिया कि आप ये मेरे हेडक्वार्टर का नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए, वहाँ से आपको डिटेल बताया जाएगा। वहाँ से एक दूसरे साहब ने फ़ोन उठाया जिन्होंने अपना नाम SK जायसवाल बताया। SK जायसवाल। और वो जायसवाल साहब ने कहा कि आपको जो है मनी लीगलाइज कराना पड़ेगा, तो इसके लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तैयार हैं तो दूसरा रास्ता भी हम लोग जानते हैं। सो हम उठा लेंगे आपको वहाँ से। हम कहा किसको उठाइएगा, यहाँ तो हम हैं और हमारी एक बीमार पत्नी है जो बेड रीडन है, बेड पर पड़ी हुई है। तो बच्चे नहीं रहते हैं? कोई नहीं, हमारे साथ कोई नहीं रहते। मैं इसलिए डरा कि भाई आजकल तो ऐसा हो रहा है कि किसी पर भी गलत इल्ज़ाम लगा करके उसको जेल में डाल दिया जा रहा है और हम लोग जब उसकी हिस्ट्री देखते हैं, जब वो छूट के आता है जेल से तो कहता है भाई मेरा 15 साल बर्बाद हो गया, मेरा 10 साल बर्बाद हो गया। खासकर आपको डर लगा क्योंकि आप एक ख़ास कम्युनिटी से आते हैं, एक ख़ास समुदाय से आते हैं। मुस्लिम होने का आपको कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुसलमान होने की वजह से हमको तरह तरह से इसमें फंसा दिया जाए, क्योंकि देश में इस तरीके का बहुत कुछ अभी देखा जा रहा है और बहुत सारे ऐसे केसेस अभी आए हैं। जी जी, लेकिन कोऑपरेट ये करना है कि आप अपने मोबाइल को ऑन कीजिए और अपनी वाइफ के मोबाइल को भी ऑन कीजिए। अच्छा। तो दोनों के मोबाइल को ऑन करा लिया, वीडियो कॉल और कहा कि ये 24 घंटा ये जो वीडियो ऑन रहेगा। अच्छा। और अपने मेड सर्वेंट को आप जो है, एक मेड आती हैं वाइफ का बदन में पोंछना साफ करना, हाँ। तो आप उसको लिमिटेड टाइम कर दीजिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, या बाकी टाइम में आप उसको घर में ताला लगा के रखिए और किसी को आने नहीं दीजिए घर में। और आप भी घर से नहीं निकलिए। हम कहा कि भाई हम तो क्लिनिक करने वाले आदमी हैं, हम नहीं जाएंगे तो मरीज़ हमारे घर पे आएंगे। हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, घर के बाहर आपकी हत्या भी हो सकती है। अच्छा। ये थ्रेटिंग भी दिया गया? थ्रेटिंग भी दिया कि आप घर से अगर बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या भी हो सकती है। तो आप घर में एकदम एक कमरे में रहें और इस कैमरा के सामने बैठे रहें, कंटिन्यू कैमरा के सामने 24 घंटे, 24x7। और ये 24x7। हाँ, आप रात में सोएंगे भी तो कैमरा ऑन कर करके ऐसे एंगल पे रखें कि हम रात में आपको वॉच करते रहें। और आपने उसको फॉलो किया? फॉलो करते रहे कंटिन्यू 7 दिन तक? तो वो फॉलो करते रहे साहब, और 7 दिन तक नहीं, आपको 27 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक 13 दिन। तो वो लोग क्या कैमरे पे हमेशा कोई ना कोई वॉच करते रहता? बिल्कुल, वो लोग शक्ल लोग की नज़र नहीं आती थी, शक्ल तो हमारी नज़र आती थी। उनकी शक्ल कहीं भी नज़र नहीं आती थी। अच्छा। वो लोग हिडन रहते थे, इन मेरी शक्ल नज़र आती थी, क्योंकि रात में कभी कभी किसी वजह से अगर कैमरा बंद हो गया, चाहे वो 2 बज रहा हो रात या 1 बज रहा हो रात, वो कॉल करते थे। अच्छा। आपका कैमरा बंद है, कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करता था साहब। तो 13 दिन तक समझिए कि बहुत ही मुश्किल, हाँ, बहुत ही बुरे हालात में हमारे गुजरे। मेंटली तो आप एकदम टूट गए। तो उसने ये कहा कि भाई आपको तो जो है सो करना ही होगा, आपको लीगलाइज करना होगा कि उस मकान में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं लगा हुआ है, उसको बेचिए और कम पैसे में बेचिए कि जल्दी बिक जाए, और जल्दी बेच करके वो पैसे को सेंड कीजिए
ताकि उसको हम वेरीफाई करें और आपका लीगल पैसा होगा तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। उनका तो घर से तो हम बेघर हो जाएंगे, तो चाहे जो हो जाइए, लेकिन आपको वो कराना पड़ेगा। तो उस घर को मैंने बहुत कम पैसे में ग्राहक ठीक किया, उसको घर को बेच दिया। घर भी बेच दिया। भाई इस कदर खौफ आप समझ। तरीके से वीडियो कॉल ऑन रहता था और पीछे में जो है एटीएस का जो लोगो लगा हुआ है और एक साइड में इनका कैमरा कंटिन्यू, मतलब 24/7 13 दिनों तक इसी तरह से ये डिजिटल अरेस्ट रहे, घर में ही रहे। और जब ये इनको जब भेजने जाते थे पैसा, तो उस समय भी ये रास्ते में भी वीडियो कॉल पे ऑन रहते थे, ताकि उनको ये पता चल सके कि बंदा जा रहा है कहाँ, थाने में तो नहीं जा रहा है या फिर कहीं और जा रहा है, शिकायत करने जा रहा है। और ये बैंक तक किसी तरह से ये सिलसिला चलता था, है ना? यानी बैंक तक आपका वीडियो कॉल ऑन है। जब मैं सरकार से और ख़ास करके साइबर क्राइम थाना और उसके जो पदाधिकारी लोग हैं, इन लोगों से ये उम्मीद लगाता हूँ कि फ्यूचर में फिर किसी के साथ ऐसा नहीं हो, इसके लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए। और हमारे लिए जितना जो हमारा है, वो जितना रिकवरी हो जाए अच्छा है मेरे लिए। एक इंसान को अरसों बीत जाता है दौलत कमाने में, और ख़ासकर उस दौलत को जो कि अपनी गाढ़ी कमाई, अपने मेहनती और ईमानदारी के साथ कमाई की गई हुई हो, और ख़ासकर जब उसी दौलत को कोई एक झटके में आपकी ज़िंदगी से अलग कर दे, आपको बर्बाद कर दे, आपको ठगी का शिकार होना पड़े, तो समझिए कि क्या कुछ बीतता होगा उस ज़िंदगी पे, उन लोगों पे जो कि उनकी सारी दौलत, जो भी ज़िंदगी भर की कमाई हुई दौलत एक झटके में साफ़ कर दे। ऐसा ही कुछ मामला पटना के फुलवारी शरीफ के प्रोफेसर गयासुद्दीन साहब के साथ हुआ है, जो कि कुछ दिन पहले ये बहुत बड़े ही साइबर अपराध का शिकार हुए हैं। लगभग 83 लाख रुपया एक झटके में, इनकी जो पूरी ज़िंदगी की कमाई थी, जो इन्हें रिटायरमेंट के बाद और भी कई ऐसे जो जमा पूंजी थी, जो इन्होंने बहुत ही मेहनत मुशक्क़त से जमा किया था, वो सारा पैसा अब इनके अकाउंट से साफ़ कर दिया गया है। ये साइबर अपराध के शिकार हो चुके हैं और हमारे साथ में है। हालांकि बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की इसमें नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जो सदमा झेलना बड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करेंगे जानने की क्या कुछ हुआ था गयासुद्दीन साहब, और कैसे आप इतने बड़े अपराध का शिकार हो गए, जो लगातार सरकार हो, प्रशासन हो, लोगों को अलर्ट करता रहता है कि इस तरीके के कॉल, फर्जी कॉल, एसएमएस वगैरह से अलर्ट रहे, फिर भी आप पड़ गए ऐसे चक्कर में। क्या कुछ हुआ था? वो 27 मार्च की सुबह 11 बजे, वो दिन याद रह गया इसलिए कि वो जुमा का दिन था। अच्छा, 27 मार्च को। 27 मार्च को सुबह 11 बजे एक कॉल आया और वो कॉल पे कहा गया कि मैं एटीएस कंट्रोल रूम दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा। आपके ऊपर देशद्रोह और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आपके ऊपर? हाँ, मेरे ऊपर ऐसे बताया गया? बोला गया उस कॉल पर। अच्छा। कि आपके ऊपर देशद्रोह और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो आपको जो है जितना मनी है आपके पास, चाहे वो आपके अकाउंट में हो या घर में हो या आपने उससे एसेट बनाया हो, वो सारे मनी को लीगलाइज कराना पड़ेगा। लीगलाइज मतलब वो मनी आपका लीगल है या इलीगल है। अगर आप लीगलाइज कराएंगे और मनी आपकी लीगल होगी तो आपको वो रिफ़ंड हो जाएगी, और अगर मनी इलीगल होगी तो उस पर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये फ़ोन जब आया तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, ये एटीएस क्या होता है हम तो नहीं जानते। तो उन्होंने बताया कि भाई एटीएस होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। हमने कहा कि भाई हम तो सारी ज़िंदगी जो है 40 साल बेदाग गुजारा है बिहार सरकार की नौकरी में, और 40 साल के तनख्वाह से थोड़ी थोड़ी सेविंग करके
वो पैसा मेरे अकाउंट में है, और उसके बाद जो है रिटायरमेंट में जो पैसा मिला वो पैसा अकाउंट में आया, और फिर अब पेंशन का पैसा हमारे अकाउंट में आया। इलीगल पैसा मेरे पास कहाँ से आया? मेरे इसी अकाउंट से मैंने अभी एक ठो यानी 40 साल की कमाई के बाद एक घर बनाया है। बस जो कुछ है ये है, कुछ पैसे हमारे अकाउंट में हैं। तो उसने खैर जो भी हो, लेकिन आपको लीगलाइज तो कराना पड़ेगा। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो उन्होंने एक नंबर दिया कि आप ये मेरे हेडक्वार्टर का नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए, वहाँ से आपको डिटेल बताया जाएगा। अच्छा। मैंने उस नंबर पे फिर कॉल किया। वहाँ से एक दूसरे साहब ने फ़ोन उठाया, जिन्होंने अपना नाम SK जायसवाल बताया। SK जायसवाल। और वो जायसवाल साहब ने कहा कि आपको जो है मनी लीगलाइज कराना पड़ेगा, तो इसके लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तैयार हैं तो दूसरा रास्ता भी हम लोग जानते हैं, सो हम उठा लेंगे आपको वहाँ से। हम कहा किसको उठाइएगा? यहाँ तो हम हैं, और हमारी एक बीमार पत्नी है जो बेड रीडन है, बेड पर पड़ी हुई है। और बाल बच्चे होंगे ना? बेटा हमारा कतर में जॉब करता है। अच्छा। बेटी हमारी, दामाद हमारे जो है वो रांची में पतातू में हैं। तो यहाँ हम लोग तो नाम यहाँ भी रहते हैं। तो हमने कहा कि इसको उठाइएगा, उठाइएगा तो उठा लीजिए। आप डर गए थे? हाँ, डरे तो जोर थे। मैं इसलिए डरा कि भाई आजकल तो ऐसा हो रहा है कि किसी पर भी गलत इल्ज़ाम लगा करके उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, और हम लोग जब उसकी हिस्ट्री देखते हैं, जब वो छूट के आता है जेल से, तो कहता है भाई मेरा 15 साल बर्बाद हो गया, मेरा 10 साल बर्बाद हो गया। खासकर आपको डर लगा क्योंकि आप एक ख़ास कम्युनिटी से आते हैं, एक ख़ास समुदाय से आते हैं। मुस्लिम होने का आपको कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुसलमान होने की वजह से हमको तरह तरह से इसमें फंसा दिया जाए, क्योंकि देश में इस तरीके का बहुत कुछ अभी देखा जा रहा है और बहुत सारे ऐसे केसेस अभी आए हैं। जी जी। तो खैर, तो उसने ये ऐसी बात कही, तो मैंने कहा कि उठाओगे तो उठा लो भाई, हम ऐसे भी हम 70 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, अब हमारा जीना मरना क्या है? हम यहाँ मरें या तुम्हारे यहाँ जा कर के तुम्हारे कस्टडी मरें, क्या फ़र्क पड़ता है? उठा लो। तो उसने कहा कि देखिए आप बोलना सही है, लेकिन जब आप हमारे डिटेंशन सेंटर में आइएगा और जब 3rd डिग्री आपके ऊपर अप्लाई होगा तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। डिटेंशन सेंटर का भी ये? जी जी, डिटेंशन सेंटर दिया। अच्छा। तो ये सुनने के बाद हमने कहा कि भाई ठीक है, हम अपने लिए तो नहीं, लेकिन हम अगर चले गए तो हमारी पत्नी तो ज़रूर 2 दिन में मर जाएगी। उसको मल्टीपल बीमारी है कई तरह की, एक एक बार में उसको 10-12 किस्म की गोलियां खानी पड़ती हैं, जो कोई दूसरा उसको खिला नहीं सकता है। एक लिस्ट बनाए हुए हैं, लिस्ट से देख देख करके उसको 10-12 तरह की गोलियां खानी पड़ती हैं। उसमें उसको बहुत सारी बीमारी है, उनकी देख रेख आप ही करते हैं? हम ही करते हैं। उसको खाना तक खिलाने के लिए खाना लगाते हैं, खाना उठाते हैं, बर्तन उठाते हैं, दवा निकाल के देते हैं, पानी पिलाते हैं। यहाँ बाथरूम लाने के लिए ये कभी तो अपने से चली आती हैं, कभी पकड़ के लाना पड़ता है। ये बाथरूम सामने है। तो उसने कहा कि एक रास्ता हो सकता है कि आप जो है RTGS से पैसे भेजिए और हम लोग उसको जो है वेरीफाई कराएंगे। RTGS बैंक से होता है। अच्छा। पैसा भेजने का तरीका है। तो हमने कहा कि कैसे भेजना होगा भाई, कोई बैंक डिटेल वगैरह आप दीजिएगा, क्या तरीका होगा उसका, किस थाने में भेजना होगा, आपके हेडक्वार्टर भेजना होगा, कहाँ भेजना होगा। तो उसने कहा कि ये डिटेल आपको हम बाद में देंगे, तो आप अगर कोऑपरेट करेंगे तो आपको हम लोग वहाँ से नहीं उठाएंगे, लेकिन कोऑपरेट ये करना है कि आप अपने मोबाइल को ऑन कीजिए और अपनी वाइफ के मोबाइल को भी ऑन कीजिए। अच्छा। तो दोनों के मोबाइल को ऑन करा लिया, वीडियो कॉल, और कहा कि ये 24 घंटा ये जो वीडियो ऑन रहेगा। अच्छा। और अपने मेड सर्वेंट को आप जो है, एक मेड आती हैं वाइफ का बदन पूछना साफ करना, देख करने। तो
आप उसको लिमिटेड टाइम कर दीजिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, या बाकी टाइम में आप उसको घर में ताला लगा के रखिए और किसी को आने नहीं दीजिए घर में। घर में। और आप भी घर से नहीं निकलिए। हम कहा कि भाई हम तो क्लिनिक करने वाले आदमी हैं, हम नहीं जाएंगे तो मरीज़ हमारे घर पे आएंगे। तो क्लिनिक में तो हम क्लिनिक भी है आपका? यहीं पर आगे में है, इसी गली में वहाँ मरीजों को देखते भी हैं? मरीजों को देखते हैं। यानी रिटायरमेंट के बाद ये? रिटायरमेंट के बाद भी, पहले भी देखता था। तो सुबह में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा मैं मरीजों को देखता हूँ। भाई मैं क्लिनिक तो जाऊँगा ही, क्योंकि तो आप घर से निकलेंगे अगर, तो हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, घर के बाहर आपकी हत्या भी हो सकती है। अच्छा, ये थ्रेटिंग भी दिया गया थ्रेटनिंग भी दिया, कि आप घर से अगर बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या हो सकती हत्या भी हो सकती है। तो आप घर में एकदम एक कमरे में रहें और इस कैमरा के सामने बैठे रहें, है। कंटिन्यू कैमरा के सामने 24 घंटे? 24x7। और ये 24x7? हाँ, आप रात में सोएंगे भी तो कैमरा ऑन कर करके ऐसे एंगल पे रखें कि हम रात में आपको वॉच करते रहें। और आपने उसको फॉलो किया? फॉलो किया, फॉलो करते रहे कंटिन्यू 7 दिन तक? कंटिन्यू 7 दिन तक। तो वो फॉलो करते रहे साहब, और 7 दिन तक नहीं, आपको 27 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक 13 दिन। तो वो लोग क्या कैमरे पे हमेशा कोई ना कोई वॉच करते रहता? बिल्कुल, वो लोग शक्ल लोग की नज़र नहीं आती थी, शक्ल तो हमारी नज़र आती थी, उनकी शक्ल कहीं भी? कहीं भी नज़र नहीं आती थी। अच्छा। वो लोग हिडन रहते थे, इन मेरी शक्ल नज़र आती थी, क्योंकि रात में कभी कभी किसी वजह से अगर कैमरा बंद हो गया, तो चाहे वो 2 बज रहा हो रात या 1 बज रहा हो रात, वो कॉल करते थे, अच्छा, आपका कैमरा बंद है, कैमरा ऑन कीजिए। ये इस तरीके से? इस तरीके से कैमरा ऑन करता था साहब। तो 13 दिन तक समझिए कि बहुत ही मुश्किल। हाँ, बहुत ही बुरे हालात में हमारे गुजरे, मेंटली तो आप एकदम टूट गए? एकदम टूट गए। और इस 13 दिन के अंदर में 2 अप्रैल से उनका वसूली शुरू हुआ। 2 अप्रैल से? 2 अप्रैल को पहली किस्त अच्छा। उन्होंने हमसे लिया, 2 RTGS, एक 24,10,50,000 का अच्छा। और एक 10,50,000 का, यानी 35 लाख का ये जो हमारे अकाउंट में था, अच्छा। वो जो है 2 अप्रैल को चला गया। तो आपने अकाउंट से RTGS के जरिए उसको हाँ, उसने कहा कि आप घर से निकलिए हाँ। बैंक के लिए, और निकलते हुए हमको कॉल कीजिए कि हम बैंक जा रहे हैं। अब बैंक पहुंच करके फिर फ़ोन कीजिए कि हम बैंक पहुंच गए, और RTGS कर करके उसका UTR का फ़ोटो भेजिए मेरे व्हाट्सएप पर कि ये हो गया। उसका डिटेल नंबर वगैरह जिस अकाउंट पे आपने ट्रांसफ़र वो किसके नाम पे था? क्या मतलब वो सही में सरकारी एजेंसी? नहीं, सरकारी एजेंसी नहीं था, वो जो है सरकारी एजेंसी नहीं था, वो कभी किसी कंपनी का नाम होता था, कभी किसी आदमी का नाम का से होता था, इस तरह से। लेकिन वो जो नोटिफिकेशन भेजते थे हाँ। कि 24.5 लाख भेजना है, हाँ। वो फर्जी रहता था, रिजर्व बैंक का नोटिफिकेशन। आपके पास है वो? हाँ है। तो इस तरह से वो पहले नोटिफिकेशन 2 नोटिफिकेशन भेजा उन्होंने, और उसके बाद से फिर ऐसे ही ज़बानी वो व्हाट्सएप पर लिख देते थे कि फलां बैंक, फलां ब्रांच, अकाउंट नंबर ये, IFSC कोड ये, और इस पर आप अपना पैसा भेजिए। उसके बाद मतलब एक अकाउंट पे नहीं, कई अकाउंट पे वो पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया? हाँ, डिफरेंट अकाउंट पर हमसे पैसा फिर भी आप करते रहे? करते रहे, इसलिए कि वो बुरी तरह से वो हमको जो है सो डराए हुए थे कि आप अगर नहीं करेंगे तो आपको उठा लेंगे, और सिर्फ हम ही को नहीं उठा लेंगे, वो ये बोलते थे कि अगर आप हमको कोऑपरेट नहीं किया तो आपके बेटा को वहाँ से उठा लेंगे, खतर में जो काम करता है। अच्छा, ये सारा डिटेल उनको पता था उनको पता था कि कौन कहाँ रहता है, आपके बच्चे कहाँ हैं, बेटी कहाँ है, घर में कितने लोग हैं? पूरे सब परिवार को उठा के ला के यहाँ डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे और आपके घर को सील कर देंगे। उनका कुछ कॉल रिकॉर्ड वगैरह आपके पास अवेलेबल? और तो नहीं है, वीडियो कॉल, स्क्रीन शॉट वगैरह कुछ? हाँ, स्क्रीन शॉट है। चेहरा वेरा कभी कुछ? नहीं, चेहरा नहीं है, कभी भी चेहरा नहीं दिखा? कभी चेहरा हिडन रहा सब। नंबर जब उस
फर्स्ट जो उनके हेडक्वार्टर में जो कॉल हुआ था, जो SK जायसवाल से बात हुई थी, वो वर्दी में दिखा था। अच्छा। और वो भी 1 सेकंड से भी कम के लिए वर्दी में दिखा, फिर तो गायब हो गया। फिर गायब हो गया। हाँ, चेहरा नहीं दिखा। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, चेहरा नहीं दिख पाया। नहीं देख पाए। चेहरा दिखा, अच्छा, चेहरा दिखा, हाँ, वो दाढ़ी रखे हुए था, लेकिन जो है वर्दी में था। कुछ 1-2 स्टार वगैरह कुछ थे इस तरह के। और ऑफिस बैकग्राउंड में दिखला रहा था, ATS का ऑफिस है, ये है वो है। अच्छा, तो यानी ऑफिस वगैरह को भी दिखा रहा था अंदर से कि ये मेरा ATS का ऑफिस वगैरह है। वो बैठा हुआ था पीछे में, बैकग्राउंड में दिख रहा था, बोर्ड लगा हुआ। तो इस तरह से यही होता रहा। और मैं इंतज़ार में था कि मेरा बेटा कतर से आ जाए, चूँकि उधर तो ईरान और अमेरिका से जो मिसाइल वगैरह चल रहा था, फ़्लाइट वगैरह आ नहीं रही थी, तो परेशानी थी। तो मैं इंतज़ार में था कि बेटा आ जाएगा तो वो चूँकि तो ऑनलाइन काम करना जानता है सारा कुछ, तो फिर ऑनलाइन जो है साइबर क्राइम पोर्टल पर इसको डालूँगा, समझाना, इसलिए कि मुझे शक था। आपको शक था, फिर भी आप डालते रहे इस खौफ से कि भाई मैं हूँ, समझाना, मुसलमान। हाँ, मेरे ऊपर आप टेररिस्ट का भी ठप्पा लगा सकते हैं, आप जो चाहे जो है सो झूठा आरोप लगा करके अंदर कर सकते हैं भाई, आजकल जैसा कि चल रहा है। आपको ये फाइनली पता कैसे चला कि वो लोग ठगी हैं, ठगी कर रहे हैं? उसी पर आ रहा हूँ। जब मेरा बेटा 18 जून को आया यहाँ, अच्छा है। हाँ, 18 जून को आया, तो मैंने बेटा को कहा कि बेटा सबसे पहले तुम ATS के ये वेबसाइट पे जाओ, वहाँ देखो तो मेरे नाम से कोई केस है। तो उसने सर्च किया, कोई केस नहीं था। फिर मैंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जाओ, देशद्रोह का केस जो होता है सुप्रीम कोर्ट में होता है, पोर्टल पे। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ देखो तो कोई केस है मेरा। वहाँ भी उसने सर्च किया, कोई केस नहीं था। जब मुझे इत्मीनान हुआ कि कोई केस नहीं है, तो मैं एकदम कंफर्म हो गया कि साइबर क्राइम वालों का काम है। तब फिर मैंने बेटा को कहा कि साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर हमारा कंप्लेंट डालो। तो मैंने पहले वहाँ डाला, फिर वहाँ से मुझे डायरेक्शन दिया गया कि आप बैंक में इन्फॉर्म कीजिए। बैंक में इन्फॉर्म किया। उसके बाद साइबर थाना जो ललित भवन में यहाँ है, बेली रोड में, वहाँ के आर्थिक अपराध इकाई। हाँ, वहाँ के DSP साहब से मुलाकात किया, उनको लिख करके कंप्लेन दिया। अब कार्रवाई आगे हो रही है, अब आगे देखिए। कब किया है ये कंप्लेन? ये मैंने 22 जून को किया है। यानी नेक्स्ट मंथ में? 22 जून, हाँ, अभी जुलाई स्टार्ट हो गया और ना। ये मामला है आपके साथ जो हुआ मार्च में? 27 मार्च। मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने तक आपने कंप्लेन नहीं किया? आप बेटे का इंतजार करते रहे? बेटे का इंतजार करते था, ये लोग के जो है सो क्लच में रहे ये लोग। यानी 3 महीने तक इन्होंने आपको क्लच में रखा? जी, ये जून, हम 22 जून को जब कंप्लेन किया, और वो जब मैंने सर्च कर लिया, 18 को मेरा बेटा आया, 19-20 2 दिन हमको लगा वो सब सर्च करने में, कहीं कोई केस हमारे ऊपर नहीं था। हमने कहा कि ये तो झूठा आरोप था ही, और केस भी नहीं है, तो ये साइबर वालों का ही काम है, चलो साइबर में रिपोर्ट दर्ज करते हैं। और उसके बाद जो है ना, मैंने सिम निकाल दिया। उस वक्त तक आ रहा था उन सबों का थ्रेटनिंग कि आप अगला पैसा जो है वो कब भेज रहे हैं। उस वक्त तक आपने कितना पैसा भेज दिया था? 82,53,000 वो हम भेज चुके थे। उसके बाद भी डिमांड कर रहे थे? उसके बाद भी डिमांड कर रहा था। वो कह रहा था कि जो आपका एसेट अभी रिसेंटली बनाया, रिटायरमेंट के बाद मैंने घर बनाया था, बताया ना आपको कि 40 साल के सेविंग से और रिटायरमेंट के पैसे से मैंने एक घर बनाया था। उसने कहा कि इस घर को रिसेंट वैल्यू के मुताबिक बैंक से लोन लेकर के आप पैसा भेजिए, उसका हम लोग लीगलाइज करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि ये कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का तो पैसा नहीं वहाँ है। और उसके बाद
मैंने ये कहा कि मैं 71 वर्ष का हो गया हूँ, हाँ। 70 प्लस में हूँ, यानी 71वां चल रहा है। 78 साल की उम्र तक के लोगों को बैंक लोन देती है, 78 के बाद नहीं लोन देती है। तो बैंक बहुत लोन देगी हमको, तो 12 लाख 15 लाख रुपए देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। तो ऐसी सूरत में 12 लाख में हम कैसे उसको दे दूँ? 1 करोड़ का जो है सो उसका वैल्यू है अभी, रिसेंट वैल्यू 1 करोड़ है। हम उसको 12 लाख में जो है सो हम लोन ले करके मकान से हाथ धो लें? तो उसने ये कहा कि भाई आपको तो जो है सो करना ही होगा, आपको लीगलाइज करना होगा कि उस मकान में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं लगा हुआ है। उसको बेचिए और कम पैसे में बेचिए कि जल्दी बिक जाए, और जल्दी बेच करके वो पैसे को सेंड कीजिए ताकि उसको हम वेरीफाई करें, और आपका लीगल पैसा होगा तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। उनका तो घर से तो हम बेघर हो जाएंगे, तो चाहे जो हो जाइए, लेकिन आपको वो कराना पड़ेगा। तो उस घर को मैंने बहुत कम पैसे में ग्राहक ठीक किया, उसको घर को बेच दिया। घर भी बेच दिया? बेच दिया भाई, इस कदर खौफ आप समझ आप यानी 82 लाख पेमेंट करने के बाद फिर उस घर को भी बेच दिया? नहीं, उसी में घर का भी थोड़ा सा अच्छा। इंक्लूड है। अच्छा, मतलब 82 लाख में आपने जो घर बेचा उसी में इंक्लूड है? उसमें इंक्लूड है, उसमें एग्रीमेंट का कैश जो घर बेचने से पहले उसको कितना जमा किया था? लगभग 40 लाख के आसपास। घर, हाँ 40 लाख के आसपास। और फिर घर बेचने के बाद फिर 40 लाख रुपए फिर आप 82 लाख 53 हज़ार में जो है आप घटा दीजिए 25 लाख और 18 लाख, कितना हो गया? 25 और 18 लगभग 43 लाख, 43 लाख। 43 लाख ये घर बेच करके उसको दिया। तो 82 में 43 घटा दीजिए, वो उतना मेरे अकाउंट से गया। मल्लाम कलम कागज क्या? मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का ये जो मामला बता रहा था वो कि आपका हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो, तो कभी आपके बैंक अकाउंट में कभी किसी ने इधर उधर के लोगों ने पैसा भेजा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और मनी लॉन्ड्रिंग तो मैं जानता भी नहीं था, उन्हीं से पूछा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। बचपन से तो सुनता आया था मैं कि लॉन्ड्री में कपड़े धुलते हैं और वो जो है सो प्रेस करा करके हम लोग पहनते हैं। प्रेस का लॉन्ड्री वाले कपड़ा धोते हैं, प्रेस करके देते हैं, हम लोग पहनते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये उन्हीं से पूछा मैंने। उन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग ये होता है कि जो है सो लड़कियों का खरीद फरोख्त क्या क्या ये सब लन फन बहुत सारी बात बताया। हम कहे तो बहुत डर्टी है, बहुत गंदा चीज़ है ये। हम लोग साइबर क्राइम के बारे में आपने इससे पहले कभी सुना नहीं था कि साइबर ठगी होता है, किस तरीके से डिजिटल ठगी किया जा रहा है, लोगों को फ़ोन कॉल करके, मैसेज करके और भी कई तरीके से? उससे पहले आप इन्फॉर्म नहीं था इस चीज़ का? ये सुना था मैंने, लेकिन इस तरह से कि जैसे पुलिस का अधिकारी बन कर करके और किसी जांच संस्था का अधिकारी बन कर करके और बिल्कुल अपना ऑफिस को शो कर करके कोई ऐसा ठगी करेगा, ये नहीं सुना था।